नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। सुबह के 8:30 बजे हैं और सुबह की चाय खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार को, जो बिहार के शिक्षक हैं, उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है। उनका विरोध जो है वो लगातार चल रहा है और किस बात को लेकर विरोध हो रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय, जो चाचा पारस की गुट है, उनकी बड़ी बैठक होने वाली है। चाचा पारस जो है वो क्या करेंगे उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और वही इसी के साथ हम यह भी बात करेंगे कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उन्हें एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। कहां से कॉल आया है, क्या आया है, इन तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे। और वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ जो है लगातार जहां एक के बाद एक नया फरमान जारी करते रहते हैं, इसी बीच उन्होंने हेडमास्टरों को बड़ी जिम्मेदारी दी है, पूरा पावर ही दे दिया है। वो पावर क्या है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और वही सबसे बड़ी बात यह है कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन जो क्षेत्र है, उपचुनाव जो होने वाले हैं, उसको लेकर नॉमिनेशन जो है वो भी खत्म हो गए हैं और अब मैदान में कौन कौन पहलवान होंगे वो भी स्पष्ट हो गया है। तो अब मैदान में पहलवान जो है वो दिखेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे कि सर कैसे जो शिक्षक है उनका गुस्सा भी फूट पड़ा है, विरोध कर रहे हैं लगातार, और सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने अल्टीमेटम भी दे रखा है। देखिए, निश्चित रूप से जो शिक्षा नीति, जो शिक्षा विभाग है या सरकार है, नीतीश गवर्नमेंट, जो ट्रांसफर पॉलिसी जो बनाई है शिक्षकों के लिए, स्थानांतरण और पदस्थापन नीति, उसमें जो प्रमंडलीय जो कमिश्नरी जो कह लिया जाए, उस पर जो बाध्यता है उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये नाराजगी है शिक्षकों में कि देखिए, जो शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय से जो शिक्षक हैं सरकारी, वो उनके लिए पहले ही ऑप्शन दिया जा चुका था कि आप कहाँ जाना है। अब ऐसी परिस्थिति में 10-10 अनुमंडल की मांग की जा रही है, तो ये पहले जब आप उनसे क्यों भरवाए थे, यह कहना है। और इसी को लेकर के आपको, जबकि पूर्व से ही जिला आवंटित है उनका, जो पहले जब उनकी नियुक्ति हुई थी, जिस समय जो नियोजित शिक्षक हैं, तो वैसे में उनको विशिष्ट शिक्षक बनाया गया है, शिक्षक नियमावली बनी थी। और फिर जो है सो स्थानीय निकाय शिक्षकों को सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात हुई थी। अब देखिए, फिर अब इसके लिए अब जो माने जो इससे जुड़े जितने शिक्षक हैं वह जो है सो कैंडल मार्च आज निकालेंगे इसके विरोध स्वरूप। और अब इधर सरकार की तैयारी है कि 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरण जो है सो होगा नियोजित। अब उसमें लिए भी अलग से एक नाराजगी है। इसको प्रीति ऐसे समझने की जरूरत है कि जो शिक्षक वर्षों से कार्यरत हैं, हम तो यह समझते हैं कि डिग्री से ज्यादा अनुभव काम करता है, तो वो आप समझ लीजिए कि जो शिक्षक वर्षों से कार्यरत हैं, वैसी परिस्थिति में अब वो उनका कहना है, शिक्षक प्रतिनिधियों का, शिक्षक यूनियन से जुड़े हुए लोगों का, कि जो बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग से पहले और दूसरे चरण में जिन शिक्षकों की बहाली जो हुई, तो उससे ये लोग जूनियर हो जाएंगे। हाँ, सर्विस में, सर्विस लेंथ में वो लोग जूनियर हो जाएंगे। तो ऐसे में वर्षों से कार्यरत शिक्षकों के सम्मान के साथ माने वो लोग करें, एक तरह से खिलवाड़ है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है और यही शिक्षकों की बहुत बड़ी नाराजगी जो दिखाई पड़ती है कि आप देखिए, एक तो पहले इन लोगों को आप अनुमंडलीय 10-10 अनुमंडल की मांग कर रहे हैं, पहले से इन लोगों ने पूर्व से ही अपना जिला आवंटित कर माने अब लिख करके दिया हुआ है। तो यह सब एक बड़ी परेशानी की बात है और माध्यमिक शिक्षक संघ जो है सो इसके लिए विरोध भी करेगा और इसके लिए 28 नवंबर को एक बड़ा धरना और प्रदर्शन के लिए अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है माध्यमिक शिक्षक संघ से। तो यह देखिए, शिक्षकों का जो मामला है निश्चित रूप से एक बड़ा पेचीदा मामला होता चला जा रहा है और इसको समझना पड़ेगा कि ये शिक्षक जो है सो नई जो पदस्थापन नीति बनी है 2014, इसमें इन लोगों के लिए, इन लोगों को असहज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो नियोजित शिक्षक हैं या शिक्षक, इसको आप, और इसमें इसीलिए गुस्सा भी उनका जो है काफी ज्यादा, क्योंकि देखिए 20 तारीख को तो बड़ा दिन है,
नियुक्ति पत्र वितरण होना है। बिल्कुल। और उससे पहले 19 तारीख की ही हम बात, आज की ही हम बात कर ले रहे हैं कि कैसे जो तमाम शिक्षक होंगे उनका भी गुस्सा जो है वो फूटा है, तो कैंडल मार्च जो है वो भी निकालेंगे। तो देखने वाली बात यह भी होगी। नहीं तो ये देखिए 20 नवंबर को जो नियुक्ति पत्र वितरण की जो बात है नियोजित शिक्षकों के लिए, तो वह भी इसका विरोध कर रहे हैं। वही तो हम बताना चाह रहे हैं। वो शिक्षक प्रतिनिधि और शिक्षक से जुड़े हुए जो भी नेता हैं तमाम, यह लोग भी आपको दलगत भावना से ऊपर उठ करके बात कर रहे हैं कि जो शिक्षक वर्षों से कार्यरत हैं, यह कौन शिक्षक थे? यह नियोजित शिक्षक है। तो ये आप देखिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। और इन लोगों का देखिए बात भी है कि जुलाई 2015 में वेतनमान लागू किया गया, उसके बाद भी इन लोगों को ईपीएफ का लाभ नहीं मिला। इन लोगों को ईपीएफ कब से दे रहे हैं? 2020 से दे रहे हैं। तो 15 से 20 तक का जो मार्जिन ऑफ पीरियड है, उस पीरियड का पैसा ईपीएफ का क्या हुआ? यह सब देखिए कई तरह की कई बातें हैं और बड़ा पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब और इधर बिहार मंडल का सत्र भी चलने वाला है। तो विंटर सेशन जिसको कहते हैं, तो वो उसमें बड़ा हंगामा होने की उम्मीद जताई जा रही है शिक्षकों के मसले को लेकर के। शिक्षक विरोध भी जताएंगे, उससे पहले जरूर सड़क पर भी उतर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होंगी, उस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे। वहीं हम यह भी बात करेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी जो राष्ट्रीय है, चाचा पारस की जो गुट है, उनकी बड़ी बैठक होने वाली है। सर मतलब उसमें क्या होगा? क्योंकि देखिए पारस जो है उनका तो कार्यालय छिन ही गया है, अब आगे वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। देखिए निश्चित रूप से लोजपा जो पहले एकीकृत हुआ करती थी, पिछले दिनों देखा गया कि किस तरीके से दो फाड़ में हुई। और दो फाड़ में होने के बाद इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक जो सो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और दूसरी है लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जो पशुपति कुमार पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनको न तो लोकसभा में कोई टिकट सीट मिला, न इधर कुछ मिला। अभी 4 सीट पर विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भी उनकी पार्टी को नहीं, और नहीं 20 सूत्री की कमेटी में उनको रखा गया। और अंतोगत्वा जो उनका जो सरकारी जो कार्यालय हुआ करता था एक व्हीलर रोड एयरपोर्ट के पास, वह भी छिन गया, वह भी चिराग पासवान की पार्टी को अलॉट हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में आज और कल 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है इनके तरफ से। और उसमें पूरी जो सो माने पूरी फुल कमिटी, फुल स्ट्रेंथ के साथ पूरी नेशनल कह लीजिए, स्टेट कह लीजिए, तमाम नेता जो भी हैं, और वो आपको बैठेंगे और इसमें विचार विमर्श होगा। और तब उसके बाद अब इन लोग तय करेंगे कि हमको अब क्या करना है, इंडिया में रहना है या एनडीए में रहना है। क्योंकि एनडीए में क्या हश्र इन लोगों का हुआ, यह सब कुछ देखा जा सकता है। कोई वैल्यू ही नहीं रखा गया, कुछ नहीं, कहीं नहीं। अब तो कहे कि प्रदेश की विस्तृत कमेटी बनी, उसमें भी कहीं लोगों का स्थान नहीं। कोई आयोग, किसी निकाय में इन लोगों को तो कहीं लग नहीं रहा है कि लोग कि एनडीए के फोल्ड में है भी। तो इस लिहाज से आपको आज की जो बैठक है इनकी लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय की, आपको पशुपति कुमार पारस की, यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। और उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको 2 दिनों में आपको देखिएगा कोई निर्णय, फैसला नजर रहेगी कि क्या होगा, क्या करेंगे। बड़ा एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले। अगर यदि ये लोग एनडीए छोड़कर इंडिया में आते हैं, महागठबंधन में आते हैं, तो यह एक बड़ा फैसला होगा। और ये हमको जहां तक दिखाई और समझ पा रहे हैं, यह निश्चित रूप से एनडीए के लिए परेशानी का सबब होता हुआ दिखाएगा। क्योंकि देखिए आरसीपी सिंह भी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, देखिए किस तरह से पाला बदल करके वो अलग हो गए, उनकी पार्टी का अनाउंसमेंट हो गया। तो यह सब कहीं ना कहीं बेहतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो उस पर भी नजर रहेगी कि आखिर पशुपति पारस जो है भी क्या करने वाले हैं, बैठक में क्या डिसीजन लेते हैं। वहीं सर हम यह भी बात करेंगे कि जो पूर्णिया से सांसद है, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, उनको लगातार जान से मारने की धमकी जो है वो मिल रही है, तो इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए निश्चित रूप से पहले साबरमती जेल में बंद बड़ा गैंगस्टर है, उसकी ओर से उनको धमकी पहले मिलती रही। फिर अन्य से भी उनको धमकी, माने कहीं कहीं से आप उसी से कनेक्टेड, माने कनेक्शन जुड़ा हुआ। फिर जो है तो बीते दिन आप देख रहे हैं कि फिर उनको कॉल आकर के धमकी कि 24 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है तो फलना कर देंगे, मार देंगे। तो इस तरह की बात, और उनके परिवार को लेकर के। तो जबकि पप्पू यादव सार्वजनिक जीवन में है, और देखिए उनको मारना तो अगर पब्लिक मीटिंग पब्लिक डोमेन में है तो कोई भी इस तरह के का, तो वो अलर्ट मोड में तो है नहीं। वो तो पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में झारखंड में है, महाराष्ट्र में जा रहे हैं। तो तमाम तरह की बात है अब उसमें। और
वह जो पत्र दे रहे हैं, जो उनके पास में जिस थ्रेट मिल रहा है, उसकी वह सारा जानकारी वह सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, मैंने होम डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, गृह को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। उसके बावजूद अभी तक उनके लिए, और बार बार कह रहे हैं हम सुरक्षा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के आप सुरक्षा मांगिए न मांगिए, सरकार की यह जिम्मेवारी या नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आपके जैसे या अन्य भी कोई जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और मजबूत और पुख्ता इस तरीके का जो बड़ा थ्रेट जो थ्रेट मिल रहा है उस पर। हाँ, वही बात करेंगे सर हम भी कि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है डॉक्टर एस सिद्धार्थ लगातार एक के बाद एक फरमान तो जारी करते रहते हैं, तो वहीं अब उन्होंने हेड मास्टरों को बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, एसीएस सिद्धार्थ ने पिछले दिनों क्या कहा था। एसीएस सिद्धार्थ जो है शिक्षा विभाग के, निश्चित रूप से वह शिक्षकों के लिए उन्होंने कहा था कि शिक्षक अब कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ाएंगे और बच्चे भी स्कूल अवधि में नहीं जाएंगे कोचिंग में। तो यह बच्चों के भविष्य के लिए ठीक है, बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया, लेकिन अब इसको डायरेक्ट हेडमास्टरों को कहा है कि अगर यदि कोई शिक्षक इधर उधर नहीं आते हैं, कोई झोल झाल करते हैं, कोई कोताही करते हैं अपने काम के प्रति, तो वह उसकी आप सिफारिश तुरंत शिक्षा विभाग को करिए, उस पर कार्रवाई होगी। तो मैंने डायरेक्टली हेडमास्टरों को वो एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने सौंप दी है। और इतना ही नहीं, अगर छात्र भी स्कूल नहीं आते तो वो उसके लिए भी वह बताना पड़ेगा। तो यह निश्चित रूप से यह एसीएस जो शिक्षा विभाग के हैं, एस सिद्धार्थ, उनकी ये बड़ी पहल है। निश्चित रूप से यह होना भी चाहिए। हेडमास्टरों को पूरा पावर ही उन्होंने दे रखा है, निश्चित रूप से होना भी चाहिए। कौन करेगा ये सब, यह तो बड़ी बात है निश्चित रूप से। वही हम सर जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, उपचुनाव को लेकर नॉमिनेशन खत्म हो गया है, अब क्या, अब तो पता चल गया है कि कौन कौन पहलवान जो है मैदान में होंगे। देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा प्रीति की, यह जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र का जो निर्वाचन का जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, यह देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी से इस बार जेडीयू से सांसद चुने गए, उनके रिक्त होने के कारण, क्योंकि वह एमएलसी हुआ करते थे इसी तिरहुत स्नातक से, तो ऐसी परिस्थिति में वह कद्दावर नेता भी थे, तो वह उनके सांसद चुने जाने के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कम अवधि के लिए ही है, लेकिन अब इसमें जो नॉमिनेशन का, अब नामांकन का समय खत्म हो चुका है। तो ऐसे में अब आपको पूरी तरीके से परिदृश्य, चुनावी परिदृश्य जो है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का, वह स्पष्ट पूरी क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़ रहा है कि कौन कौन पहलवान इस तिरहुत स्नातक क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये अब समझने वाली बात है। अब देखिए, जैसे जेडीयू से अब जिस पार्टी से देवेश चंद्र ठाकुर थे, तो वह उन्होंने अभिषेक झा को एक पार्टी की ओर से जिम्मेवारी दी गई है जेडीयू के, वह है। उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उससे गोपी कृष्ण है आरजेडी के प्रत्याशी। इसी तरह से जन सुराज से डॉक्टर विनायक गौतम है, और निर्दलीय आपको राकेश रोशन है। राकेश रोशन भी देखिए, पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसके वह उपाध्यक्ष थे, और वह आईटी सेल के उसके इंचार्ज भी थे। तो वह भी पढ़े लिखे और सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी हैं। तो ऐसे में यह जो चार पहलवान दिखाई पड़ा, ऐसे तो और भी कई अन्य सारे पहलवान आपको लेकिन मुख्य रूप से यह आपको, ये जो आपको चारों के बीच में आपको लड़ाई दिखाई पड़ रही है। अब देखने वाली बात है कि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर प्रेफरेंशियल वोट होता है। या तो आप ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लिए या टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करिए, वहां पर उसमें आपको प्रेफरेंशियल वोट होता है 1, 2, 3। तो आपको प्रेफरेंशियल वोट बहुत काउंट करता है, ये लोग नहीं समझ पाते हैं, इसको आम चुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं। आम चुनाव नहीं है, यह ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव है। इसमें प्रेफरेंशियल वोट का मायने बहुत होता है, इस बात को समझना पड़ेगा। 1, 2, 3 आप 1 दे करके भी आप कैंडिडेट आपके नहीं जीत सकते हैं, तो 2 में ही अगर यदि ज्यादा हो गया तो वह देखने और समझने वाली बात है। इस लिहाज से हम कह रहे हैं यह बहुत ही टेक्निकल चुनाव होता है। नजर रहेगी कि 5 दिसंबर को वोटिंग जो है वो होना है, और काउंटिंग हो जाएगा सर 9 दिसंबर को। परिणाम जो है वो भी सभी के सामने होंगे, आखिर कौन किस पार्टी के जो उम्मीदवार है वो विजयी होती है। तो ये तमाम चीजें हैं, और आपने देखा कि इन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव सिटीज। धन्यवाद।